सो हेलो गाइस, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं 151 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 160 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे जो है ना, ये जो है इसका सारा एक मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो 151 हमारा ये वाला क्वेश्चन है, हम लोग को यहाँ से देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज नॉट करेक्ट। नॉट को हम लोग लगा लेते हैं गोला, ठीक है, ताकि हम पता चले, सर्किल कर लेते हैं ताकि ये नॉट वाला क्वेश्चन है। सीबीएसई पीएमटी में आया है, इसका मतलब ये नीट या एआई पीएमटी जो कह लो इसको, ये उसका पास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा पुराना नहीं है। जितना ही पुराना हो हमें हर क्वेश्चन बनाना चाहिए। अभी तो हम लोग को 80 डेज का एक्स्ट्रा टाइम मिला है ना, उसमें तो हर कसर करना है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। इनर मेम्ब्रेन इज हाईली कन्वोल्यूटेड फॉर्मिंग सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। द आउटर मेम्ब्रेन रिजेंबल्स एज सीव, द आउटर मेम्ब्रेन रिजेंबल्स एज सीव, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट। छन्नी के प्रकार, एक छन्नी छानने के लिए होता है ना, जैसे हम मान लो चाय छानते हैं, तो जो छन्नी होता है उसको सीव कहते हैं। ठीक है, तो सीव की तरह काम करता है आउटर मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है। आउटर मेम्ब्रेन इज परमेबल टू ऑल काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सही है, इट इज परमेबल टू ऑल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो सिलेक्टिवली काम करता है, बताता है कि कैसे इसको मैट्रिक्स में लाना है, किसको मैट्रिक्स में नहीं लाना है। द एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन आर एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन। नहीं, ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था, हम लोगों ने दो चीज बात की थी पिछले वीडियो में, सल्फोनिक डिहाइड्रोजनेज के बारे में, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के बारे में। ठीक है ना, वो कहाँ होते हैं, मैट्रिक्स में कितना एंजाइम होता है, सबसे ज्यादा एंजाइम किस ऑर्गेनल में होते हैं, इन सारे बारे में बात किया है हम लोगों ने पिछले वीडियो में। ठीक, इसके पीछे वाले वीडियो में बात किया है। ठीक है ना, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिस कर दिए हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया था। एंजाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होता है, ट्रांसपोर्ट और ट्रांसफर चेन, ईटीसी जिसे कहते हैं, ये इनर मेम्ब्रेन पे होता है। बिकॉज ईटीसी जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन है, वो ऑपरेट होता है इनर मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, अब ये बताओ मुझे इस वीडियो का आंसर में एक चीज बताओ कि जो पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि इस वीडियो के लास्ट में मैं इसका आंसर दे दूंगा। क्रेब्स साइकिल में सारे एंजाइम जो होते हैं वो मैट्रिक्स में होते हैं। ठीक है, क्रेब्स साइकिल में सारे एंजाइम जो होते हैं वो मैट्रिक्स में होते हैं, एक एंजाइम को छोड़ करके, जो कि होता है हमारा क्या, वो होता है इनर मेम्ब्रेन के ऊपर। क्रेब्स साइकिल का ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि इनर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, इसके बारे में बताना है। कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी बताइए पॉज करके, और वीडियो के लास्ट में मैं इसका आंसर करता हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following human cells does not contain mitochondria? कौन सा सेल माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन नहीं करता है? ठीक है, कौन सा सेल माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन नहीं करता है। देखो एक चीज ध्यान रखो कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी जो होते हैं, जब वो मैच्योर हो जाते हैं, देखो इनके 120 डेज का लाइफ साइकिल होता है इनका। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आरबीसी का लाइफ साइकिल 120 दिनों का होता है। ठीक है, डेज का होता है, ईयर्स नहीं समझना, डेज का होता है। 120 दिन में जो आरबीसी आपका बना है वो 120 दिन बाद वो डेड हो जाएगा और वो काम का नहीं रहेगा, फिर नई आरबीसी बनाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसी कारण बताता है कि खूनी कमी हो जाती है, वरना तो खूनी कमी कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। बिकॉज जन्म से लेके बाहर बड़े होने तक तो खून बनते रहता है ना, तो उसमें डेड भी होना जरूरी है। समझ रहे हैं आप लोग कॉन्सेप्ट को। तो देखो क्या कह रहा है कि आरबीसी का 120 डेज का लाइफ साइकिल होता है। आरबीसी के 60 डेज लाइफ साइकिल में उसके पास न्यूक्लियस भी होते हैं। एक हम लोग क्राइटेरिया के रूप में नहीं कह रहे हैं कि 60 डेज ही पक्का है, इट कैन फ्लक्चुएट। ओके, सेल टू सेल फ्लक्चुएट कर सकता है चीज डाटा, लेकिन ऐसा कह सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जनरल टर्म्स में। तो लूज टर्म्स में कहने का मतलब कि 60 डेज तक इसमें न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद 60 डेज तक इसमें कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया या फिर न्यूक्लियस नहीं होता। ये ग्लाइकोलाइसिस और भी कई सारे पाथवेज होते हैं जहां से एनर्जी निकाली जा सकती है, और ये स्टोर फूड से एनर्जी लेकर के सर्वाइव करता है ये सेल। ठीक है, ऐसा नहीं कि 7 दिन तक उसको एनर्जी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत है, सबसे ज्यादा काम करने वाले सेल्स में से एक है ये, लेकिन वो बाद में सर्वाइव करता है अलग ढंग से। ठीक है, उसका आपको पता चलेगा बाद में। तो इसका आंसर जो होगा वो आरबीसी होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया, देखो न्यूक्लियस के बारे में हमेशा पूछा जाता है। 2015-16 में भी एक क्वेश्चन आया था न्यूक्लियस के बारे में, आरबीसी के ऊपर 4 फैक्टर्स दिए हुए थे कि आरबीसी के अंदर किस कारण से न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, क्या वो रीजन है जो कि मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस को हटा दिया जाता है। टू अक्यूमुलेट मोर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ज्यादा एक्यूमुलेट करने के लिए न्यूक्लियस को हटा दिया जाता है, और साथ साथ हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर पाएगा आरबीसी, है ना। तो उसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया भी हटता है, जी ध्यान रखना। ऑटोनॉमिक जीनोमिक सिस्टम, जीनोम सिस्टम जो होता है वो कहाँ होता है, देखो आर्टमैन एंड स्किम्पर ने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड एज अ होल, प्लास्टिड एंड क्लोरो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये दोनों के दोनों
प्रोकैरियोटिक ओरिजिन के हैं, यानी कि ऐसा कभी हुआ होगा कि बैक्टीरियल सेल कुछ रहे होंगे, वो कुछ और बैक्टीरियल सेल के साथ जो कि मॉडिफाइड, जो कि बड़े सेल्स हैं, उनके अंदर आकर के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लिए होंगे, जो कि बाद में एक तरह का यूकैरियोटिक सेल को हम लोग आज जिसे कहते हैं ना, वो एक यूकैरियोटिक सेल बन गया होगा, जिसमें एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो है, जो क्लोरोप्लास्ट का एग्जांपल है, ल्यूकोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट, ये सारे के सारे एक जमाने में, एक एवोल्यूशन के दौरान कभी ना कभी ये बैक्टीरिया रहे होंगे, जो कि बाद में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कर लिए होंगे। और ये जो प्रोकैरियोटिक ओरिजिन है, इसको बताने वाले साइंटिस्ट थे आल्टमैन एंड शिम्पर। ये चीज़ मैंने क्वेश्चन कवर किया है पिछले वीडियोस में, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से बताओ कौन सा ऐसा है जिसके पास ऑटोनोमिक जीनोमिक सिस्टम रहेगा, बिकॉज अगर वो पहले ही ज़माने में बैक्टीरिया था तो उसके पास डीएनए होना चाहिए ना, इसीलिए उसके पास सर्कुलर डीएनए होता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और इनके पास जो राइबोसोम होता है ना, वो भी 70S राइबोसोम होता है, ठीक है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। The presence of DNA in mitochondria and chloroplast supports the hypothesis that, अब देखो मैंने अभी इस चीज़ का बताया, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, पता नहीं कैसे जो मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही क्वेश्चन नेक्स्ट हो जा रहा है, ठीक है, मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन मैं पहले से क्वेश्चन देखता नहीं, स्लाइड्स बनाता हूँ, लेकिन उसमें क्वेश्चन में हर क्वेश्चन को पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि लगातार स्लाइड्स बन रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस, देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट बोथ ओरिजिनेटेड एज इंडिपेंडेंट फील्ड, तो पहला ही आंसर इसका सही है, ठीक है ना, इसका आंसर जो है वो पहला का पहला ही आंसर हमारा सही है, आगे पढ़ने का जरूरत नहीं है। मैंने एक साइंटिस्ट का नाम बताया ना कि किसने ये बताया है, आल्टमैन एंड शिम्पर ने बताया, इसको ध्यान रखना। सेंटर ऑफ फॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है, फॉस्फोराइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो फॉस्फोराइलेशन मतलब होता है एटीपी का फॉर्मेशन, ठीक है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है ऑक्सीजोम में, मैं इसके नाम कई बार रिपीट कर चुका हूँ, ऑक्सीजोम, F1 पार्टिकल, फर्नांडिस मॉडर्न पार्टिकल, मॉर्गन पार्टिकल, रैकर्स पार्टिकल, ये कई सारे नाम हैं ऑक्सीजोम के, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। और एक चीज़ और, ये इनर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि इनर मेम्ब्रेन के ऊपर क्रेब्स साइकिल का लास्ट वाला कोई जो एंजाइम है वो बताइए कौन सा है, ठीक है ना, उसके लिए आपको लास्ट वीडियो तक इंतजार करना है, बताता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी इज जनरेटेड। अभी हम लोगों ने देखा है इस चीज़ को, अभी हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन किया कि एटीपी यानी सेंटर ऑफ फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या होता है, एटीपी बनना, एटीपी के बनाने को फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब ये फॉस्फोराइलेशन कैसा भी हो सकता है, सबस्ट्रेट लेवल हो सकता है, ऑक्सीडेटिव हो सकता है, अलग अलग ढंग के फॉस्फोराइलेशन हो सकते हैं। एएफएमसी में क्वेश्चन आया है, ये आपको ऐसा क्वेश्चन फॉस्फोराइलेशन का ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिल जाएगा, हम लोग उसे भी सॉल्व करेंगे इसी सीरीज में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी साथ साथ कवर हो जाएगा, टेंशन नहीं। एटीपी इज जनरेटेड कहाँ पे, क्रिस्टे में नहीं होता। देखो क्रिस्टे जो होता है ना, वो इनवेजिनेशन है इनर मेम्ब्रेन का माइटोकॉन्ड्रिया का, लेकिन ऑक्सीजोम जो उसके ऊपर लगे होते हैं ना, जिनमें एटीपी सिंथेटेस एंजाइम रहता है, उसके अंदर एक्चुअली में होता है। देखो अगर यहाँ पे आंसर में ना ऑप्शन में F1 पार्टिकल्स नहीं लिखे हुए होते तो हम लोग क्रिस्टे को लगा सकते थे, बहुत अच्छा आंसर होता, वो बहुत करेक्ट आंसर होता, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारे पास F1 पार्टिकल लिखा हुआ है तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए F1 पार्टिकल होगा, ऑक्सीजोम होगा, या फिर दूसरा नाम अगर इस बार दे देता है एग्जाम में आता है तो फर्नांडिस बोरॉन पार्टिकल या फिर रैकर्स पार्टिकल कह सकता है। इस बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बात किए हैं। द रिएक्शन ऑफ एटीपी फॉर्मेशन इज, देखो एटीपी फॉर्मेशन क्या हो रहा है, एटीपी फॉर्मेशन में हम लोग करते क्या है, एनर्जी निकलता है उसे स्टोर कर लेते हैं। तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन जो कह रहा है उसके कहने का मतलब क्या है कि जब हम लोग एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, है ना, जो एटीपी फॉर्मेशन का जो रिएक्शन है वो कैसा है, वो एक्सर्गोनिक है, इंडरगोनिक है, वो कैसा रिएक्शन है, ठीक है ना, इसको बताना है। तो देखो एटीपी जब हम लोग फॉर्मेशन कर रहे हैं ना, तो अगर जो जिस रिएक्शन से फॉर्मेशन हो रहा है उस रिएक्शन वो रिएक्शन जो है ना वो एक्सर्गोनिक होगा, बिकॉज उसमें एनर्जी निकल रही है। लेकिन जब हम लोग एटीपी का फॉर्मेशन का बात कर रहे हैं ना, क्योंकि एटीपी में क्या कर रहे हैं हम लोग, एनर्जी लेते हैं, एडीपी लेते हैं और फास्फोरस लेते हैं, ठीक है, एडीपी लेते हैं, इनऑर्गेनिक फास्फोरस लेते हैं, और इस एनर्जी से हम लोग इन दोनों को जोड़ते हैं और बनाते हैं एटीपी। इसका मतलब हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये एंडरगोनिक है, वी आर यूजिंग एनर्जी इन इट टू प्रोड्यूस एटीपी, टू न्यू, जो हम लोग जो नए एटीपी बना रहे हैं, टू प्रोड्यूस न्यू एटीपीज, वी आर यूजिंग एनर्जी, यूटिलाइजिंग इट। इसीलिए ये आंसर इसका एंडरगोनिक होगा, ना कि एक्सर्गोनिक। देखो पहला ऑप्शन एक्सर्गोनिक दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, तो समझने वाली बात है। किसी भी रिएक्शन में जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं और एटीपी जो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एनर्जी, है ना, वहाँ पे हम लोग एटीपी नहीं लिखते, यहाँ पे कई रिएक्शन में लिखा रहता है ना कि यहाँ पे 32 एटीपी आया, 38 एटीपी आया। देखो ये जो एटीपी जो आया है ना, उसमें बीच में एक और रिएक्शन हो रहा है। वो रिएक्शन क्या है कि कार्बोहाइड्रेट को जब हम लोग बर्न किए तो बर्न करने के बाद कुछ एनर्जी निकला है। इस एनर्जी के साथ यहाँ पे इस रिएक्शन को हम लोग कह रहे हैं एक्सर्गोनिक, लेकिन इस एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं कहाँ, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ करके एटीपी बनाने में, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एनर्जी हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं एटीपी बनाने के लिए, तो दिस रिएक्शन इज एंडरगोनिक नॉट एक्सरगोनिक, जो कि पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है। 29 देखते हैं, आइडेंटिफाई द मेम्ब्रेन अक्रॉस विच द पोर्शन यानी H प्लस ग्रेडियंट फैसिलिटेट्स द एटीपी सिंथेसिस इन टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। देखो ऐसा कौन सा मेम्ब्रेन है जो कि प्रोटॉन ग्रेडियंट के हेल्प के थ्रू एटीपी सिंथेसाइज करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज होता है ना, वो इनर मेम्ब्रेन पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। देखो घुमा फिरा के बातें वही पूछी गई हैं जो कि पहले हम लोग देख चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस एज दे प्रोसेसेस, क्या 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 होता है उसके अंदर, क्यों उसको हम लोग सेमी ऑटोनोमस कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिक में भी ये क्वेश्चन आएगा, देखना ये प्लास्टिक में भी ये क्वेश्चन जब मैं बताऊंगा तो उस समय भी ये क्वेश्चन आएगा। आंसर होगा सी, डीएनए आरएनए राइबोसोम तीनों के तीनों होते हैं, राइबोसोम 70S वाला होता है। कुछ डिफरेंस होता है इसमें भी, डेफिनेटली कुछ डिफरेंस इसमें भी होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से, लेकिन होता 70S ही है। जब जब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो सिल्वर कांस्टेंट कोएफिशिएंट में इसका जो सिल्वर कोएफिशिएंट है वो 70 ही आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर, डीएनए सिंथेसिस राइबोसोम के ऊपर होता है, प्रोटीन सिंथेसिस स्मूथ ईआर के ऊपर होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्रिस्टे के ऊपर होता है, सुसाइडल बैक डिटियोसोम होता है। नहीं नहीं नहीं, इसमें देखो आंसर जो होगा ना 31 का आंसर सी होगा, डीएनए सिंथेसिस राइबोसोम के ऊपर नहीं होता। ठीक है, ये तो गलत हो गया, ये तो अपने आप होता है ना, एक के ऊपर एक हो जाता है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जो हम लोग देखते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो राइबोसोम के ऊपर लिखा था तो सही होता, और आरईआर लिखा था तो सही होता, लेकिन ये आंसर गलती है। सुसाइडल ब्लैक लाइसोसोम को कहते हैं, है ना। डिक्टियोसोम जो होता है ना वो एक्चुअली, डिक्टियोसोम इज एक्चुअली व्हाट, गोल्गी कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लांट। देखो प्लांट में गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं होता, एनिमल्स में गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन जो प्लांट में गोल्गी कॉम्प्लेक्स की तरह दिखने वाला ऑर्गन होता है उसको डिक्टियोसोम कहते हैं कई बार। तो ये देखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। और हाँ, जो हमने क्वेश्चन पूछा सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज है उस एंजाइम का नाम, जो कि इनर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। ठीक है, टिल देन टेक केयर, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड गाइज एंड स्टे हेल्दी।